वो सभी उस आइलैंड पे लैंड करता है। एकाडोस ऊपर की ओर देखता है तो वो दोनों अभी भी हवा में होता है। कहता है टोबियान रुको, जिससे टोबियान सुन लेता है वहीं पे रुकता है। एकाडोस कहता है ये क्या है? उल कहता है हाँ लॉर्ड एकाडोस, मुझे यकीन है कि हमें वो इसी आइलैंड पे मिला जहाँ लॉर्ड जकारी का हॉर्न मिला था। काले कहता क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इसे ढूंढ लिया है? और वो तीनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और कहता उस शख्स को देखो और अपने तेल को निकालते हुए और उसे गले में मारते हुए कहता किस तरह का डाउट जवाब है, मैं साफ रूप से बोलना चाहिए। वो कहता मुझे माफ कर दो लेडी कालेक। काली उसके गर्दन से अपने तेल को निकाल लेता है। हेरानिस कहता तो क्योंकि एकाडोस उसके तेल को पकड़ लेता है। कहता हाकुर। हाकुर कहता हाँ। एकाडोस कहता आगे बोलो। काली कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूं मेरे तेल को छोड़ो। एकाडोस उसे देखता है फिर उसके तेल को छोड़ देता है और एक इनह्यूमन पू करने लगता है और कहता क्या तुम्हें सडन से परेशानी होती है? काली कहता है बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अब जब ये थोड़ा उबाव होने लगा तो मुझे गुस्सा आने लगा है। और वो लोग अभी भी समुद्र में होता है। हाकुर कहता तो फिर मैं दोबारा रिपोर्ट करूंगा द्वीप के एक सटीक जगह पर। मैंने अपना खून वहाँ पर बिखेर दिया है। काफी समय बीत चुका है लेकिन मुझे अभी भी उस खून की हल्की सी गंध महसूस हुई। और वो सब उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगता है और वो बताता है अगर हम इसी तरह वेस्ट की ओर आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि गंध और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। एकाडोस हंसते हुए कहता समझ गया, शुरू करो इससे। कहता हाँ। और वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और कहते तुम कमीने तो मानो रेंग रहे हो, जल्दी करो और उस आइलैंड को ढूंढो। वो दोनों कहता जैसा आप ऑर्डर हो। चलो उल। दूसरी तरफ कहता वेलेट फायर। हम देखते हैं न्यूमन पे काफी सारे स्टोन गिर रहा होता है और ये आलिया होती है तभी आलिया का ध्यान सामने की ओर जाता है क्योंकि हम वहाँ पे देखते हैं और न्यूमन आ जाता है जो उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है अच्छा। और इसका नाम साइक्लोप होता है। आलिया मन में कहती है वो क्या है और वो कहाँ से आ जाता है? वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि एक अटैक सुई काफी मुश्किल से रोक रही होती है। हम लगता है वो अटैक उसके बॉडी से आर पार हो चुका होता है। ये भी हाई लेवल का इनह्यूमन होता है जो कहता है मेरे गर्दन को तोड़ने के लिए तुम सच में मजबूत चट्टान हो। आलिया मन में कहती अब ये कमीने क्या बनने वाले हैं? ये यहाँ कब आया? तभी हम ऊपर एक सेल को देखते हैं। ये भी एक इनह्यूमन का काम होता है जो काफी सारे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अपने नीचे की ओर देखते हैं उन सभी सेल से नीचे को अटैक करने लगता है। इससे आलिया का ध्यान भी उस पर जाता है, कहती है डैम इट। और हम देखते हुए अटैक जबरदस्त ऐसे नीचे बरसने लगता है लेकिन आलिया सुई को अपने स्टोन से बचाने लगती है। अभी कोई आगे की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं हमारा कैचमैन यानी कि डियोन होता है जो उसे जाके जबरदस्त पंच मारता है। इसके इस पंच से वो दूर की ओर जाके गिरता है और कहता है क्या तुम ठीक हो सुई? सुई कहती है हाँ मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया लेकिन इसने मेरे बॉडी के जरूरी हिस्से पे हमला नहीं किया। हम देखते हैं इनह्यूमन आलिया के स्टोन को इतने टाइटली पकड़ा होता है कि उसमें भी दरार आने लगते हैं फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। आलिया हैरान कहती है हिंज। साइक्लोप कहता अच्छा हाल सीन फिर से छिप रहा है। तभी हम हॉर्स के पैर को देखते हैं और वो सेल वाले इंसेक्टर भी। और हम देखते हैं वो तीनों एक तरफ हो जाते हैं और कहते हैं बैटल लड़ने का तुम्हारा तरीका दिग्गजों के लिए भी कलंक है डरपोक। तो एक बिशप होता है तो दूसरा टोरेस। डियोन मन में कहता वो तीनों नॉर्मल नहीं है, वो निश्चित रूप से ऐसे इनह्यूमन नहीं है जो शुरू से इस ऑफिस का हिस्सा रहे हो। हाँ शायद वो यहाँ पे तब आए जब वाइल्ड फायर फिर से गिरने लगी। ऐसी मजबूती जो हिंस की विनाशकारी पावर से भी कहीं ज्यादा है। कच्ची पावर से लेकर उन स्लेग जैसी चीजों को फेंकने की एबिलिटी तक उनकी पावर अभी तक अननोन है। ये तो बहुत ही बुरा है। अब समय आ गया है कि फ्लेम की लपटें फिर से बुझने लगे। सभी लोग बाकी ऑफिस के फाइट से कैसे लड़ाई चल रही है। वहाँ पे एक आते हुए कहते अच्छा तुम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, यहाँ तो एक फेमस एक्टर भी मौजूद है। ऐसे इनह्यूमन और सुपर ह्यूमन सारे उसे देखने लगते हैं। मर्लिन होती है कहती जैसे की उम्मीद थी, उलगेन को दिशा का कोई भी अंदाजा नहीं है, मैंने उसे 20 ढूंढ लिया है ना। उलगेन हंसते हुए कहता ठीक है मैं हार गया। और जोरों से हंसते हुए कहते वेल इस तरह की खतरनाक जगह पर साथियों से अचानक मुलाकात होना सच में बहुत ही सुकून देने वाला होता है। इन मोस्टर की मौजूदगी को देखते हुए यही मेन बैटलफील्ड होना चाहिए मर्लिन। ये सब उलगेन कह रहा होता है और उन्हें देखते हुए मन में कहता भारी मात्रा में खून खराबा और पावर की ऑरा फैल रही है। एक के बाद एक चौंका देने वाली खबर आ रही है। क्या मैंने इससे पहले कभी इस तरह के लेवल के मोस्टर का सामना किया है? डियोन कहता क्या तुम? मर्लिन कहती मैं मर्लिन हूँ। ये है उलगेन हंसते हुए अपने आप को दिखाता है और मर्लिन कहती हम ही तलिस्मान है, यानी सिगमंड मोहन के ऑर्डर के तहत काम करते हुए हम बस इस जगह में शामिल हो गए हैं। आलिया उन्होंने देखते हुए मन में कहते अगर ये मोहन है तो ये यूरोप के सुपर ह्यूमन है। तब हम एक इनह्यूमन के विंग्स को देखते हैं और कहता मैं सोच रहा था कि आखिर बिना किसी वार्निंग के उस पर हेल में कौन घुस आया। तो ये तुम थे कमीने साइक्लोप्स। इस बार भी दोनों साइड उस इनह्यूमन को देख रहे होते हैं। साइक्लोप्स से ऊपर की ओर देखकर हैरानिस कहता अच्छा ये ड्रैगन टाइप का इनह्यूमन लग रहा तो जमीन पे आके लैंड करता है। साइक्लोप कहता हेल्सियन ये तो सरप्राइजिंग है, उस कायर शख्स का ठीक हमारे सामने खड़े होना। हेल्सिन कहता बोलो साइक्लोप इस लैंड में तुम्हारा क्या काम है? अब एक आते हुए कहता बुलाओ हेल्सिन लॉर्ड ऑफ सेलामेंडर मुस्पिल हेल्म का जाइंट बीस्ट। इससे हेल्सिन उसे देखता है वो इनह्यूमन कहता है कैलिटोफे के ऑर्डर पर हमने इस भीषण वॉर में हस्तक्षेप किया, इसी पल से हमारा जल्लाद अब सच में सुपर ह्यूमन का सफाया करना शुरू करेगा। दूसरी तरफ चार्ली टोपो को देखते जो कहता साइक्लोप बिशप टोरस मॉर्फाइस का गार्ड और जल्लादों का कैप्टन अब मैं तुम्हें एक जरूरी मिशन दूंगा। जैसा तुम सभी जानते हो यहाँ मरे हुए सपने
की दुनिया में सुपर ह्यूमन बिना रुके हमला कर रहे हैं। बिल्कुल ये वॉल साफ रूप से हमारी तरफ से रचा और शुरू किया गया था। कैचमैन के रिलीज के साथ शुरुआत, और इस तरह सुपर ह्यूमन की ओर से किसी ने हमारे इरादों को वॉर की घोषणा समझ लिया और इसे बचने के बजाय उन्होंने सीधे मॉर्फे ऑफिस पे हमला कर दिया। सुपर ह्यूमन की संख्या और उनकी रफ्तार काफी जबरदस्त थी और ऑफिस के जायंट बीस्ट भी इस तरह के मुश्किल वॉर लड़ते जा रहे हैं। लास्ट में आकाश में स्टेट ऑफिस लुपकाई के सुपर ह्यूमन से पराजित हो गए और जायंट बीस्ट इमिड को भी गिरा दिया गया। अगर यही हाल रहा तो हम शायद इस तरह के हालात में पहुंच जाए यहाँ मॉर्फे ऑफिस की नींव भी ढह जाए। साइक्लोप हैरानी से मन में कहते क्या है वो इमिड जिसे सुपर ह्यूमन ने हराया था। चार्लो टॉफी कहते उसका शुरुआत मुझ पे हाइल से होता है। अब से तुम कमीने को ऑफिस के पार जाना होगा और सुपर ह्यूमन के हंट में शामिल हो। मैं भी खुद मैदान में उतरूंगा और याद रहे ये भले ही हम इस तरह के हमले से बच ना सके, हमने जानबूझकर सुपर ह्यूमन की पूरे पावर को इस मॉर्फे ऑफिस में खींचा क्योंकि वो एक नई दुनिया के निर्माण के लिए सबसे जरूरी सफाई है। दोस्तों फिल्म को देखते जो अपने मन में कितना शांत रहो। इस समय तुम्हें क्या करने की जरूरत है इस बारे में सोचे। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले जमीन की ये गड़गड़ाहट, इससे ये साफ है कि आसपास एक भयानक वॉर चल रही है। विस्फोट और झटके को देखते हुए ये कोई आमने सामने की फाइट नहीं थी बल्कि ये फाइट को शामिल करने वाले एक बड़े पैमाने के हाथापाई थी। ये तो साफ है। फिर ये देखते हुए कि ये जगह इनह्यूमन का बेस है, इसका मतलब ये है कि संभवतः एक ऐसी जगह है जहाँ सुपर ह्यूमन कई मॉन्स्टर से निपट रहे हैं। ठीक है, अब तक मैंने जो समझा उसके आधार पर मुझे क्या करना चाहिए। अभी हम देखते हैं उसके कैब में से दो चीज बाहर आने लगता है। उनमें से एक कहता है तुम किस बात पे हिचकिचा रहे हो, जल्दी वहाँ पे जाओ, फाइट में शामिल हो जाओ। तो दूसरा उसका डेविल माइंड होता है जो कहता बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तुम्हें इस तरह के घिनौने जगह पे जीते जी मौत क्यों से आना चाहिए। इन दोनों के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर हम मोहन को देखते जो कहता है ग्रेट पावर के साथ ग्रेट जिम्मेदारी भी आती है। फिर मीनो अपनी पूरी पावर से लड़ो, अगर तुम चुपके से भागने की कोशिश करोगे हम सब तुम्हें वापस घसीट कर लाएंगे और फिर से जेल में डाल देंगे। फिर मीनो कहता मैं क्या करूँ, तुम कमीने तो फिर भी दखल देने वाले हो, फिर मुझे इस तरह की बकवास क्यों सहनी चाहिए। इसे मोहन कहता तुम कमीनों को पीट पीट कर मार देना चाहिए और तुम अभी भी इस तरह की बकवास कर रहे हो। फिर मीनो कहता मैंने कहा नहीं, डरते हुए मरना नहीं चाहता, मैं कुत्ते की तरह मरना नहीं चाहता। अगर तुमने मुझे एक बार और मजबूर किया तो तुम्हें हर हाल में खत्म कर दूंगा चाहे तुम कोई भी हो। और बताता खैर में लास्ट में उन कमीने पागल को हाथों पड़ गया, घसीट के यहाँ लाया गया। ठीक है चलो जल्दी करो और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है लेकिन भूकंप के सेंटर से दूर है और बाहरी इलाके को और बढ़े। तब उसके सामने इनह्यूमन आ जाता है जिससे वो और भी हैरान रह जाता है। वो इनह्यूमन घुराते हुए उसे ही देखता है, मन में कहता इनह्यूमन, लेकिन वो इनह्यूमन किसी से डरते हुए काफी स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। तो वो भी काफी हैरान इसका था क्या ये तो वो तो मेरे बगल से गुजरा, वो डायरेक्शन है। एक पल के लिए अपनी जगह पे रह जाता है। फिर कहता ठीक है शहर की बाहरी इलाके के पैर भी कांप रहे होते। फिर उसे कैसानोवा की बात याद आता है कि एक ऐसी दुनिया में भी जो हर तरह के खतरे और अंधकार से पीछे हट रही है, तो जल्दी वो मशाल को थामकर आगे बढ़ना ही होगा। और फिर एक पल रुकते हुए दोबारा पीछे कौन मुड़ जाता है। अपने मन में कहता डैम हिट, दिमाग को क्या हो गया, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। वो काफी स्पीड से आगे को बढ़ने लगता है और कहता ये तो अजीब है, तेज आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी है, क्या हो रहा है। वो आगे बढ़ते हुए एक जगह जाके रुक जाता है। हम देखते हैं उसके सामने इनह्यूमन मरे पड़े होते हैं। कहता ये तो कुछ ही पल पहले ही मेरी मुलाकात इस इनह्यूमन से हुई थी। धीरे झांकने लगता है, कहता इस दीवार के पार कुछ है। जब अपने सामने को देखता है तो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि हम देखते हैं ये हमारा वैश्लो होता है। फिर हम लोग बेसला को देखते रह जाते और कहता क्या, हम देखते हो काफी सारे इनह्यूमन को कुत्ते की तरह मारा होता है। और फिर मन में कहता ये कैसी हालात है, बैटल के विनाश। उसका ध्यान सारे मारे हुए इनह्यूमन पे जाता है और वो कहता है यहाँ दर्जनों लाश पड़ी हुई है, उन निर्दयी कमीने को तो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। इसका मतलब जो आगे खड़ा है वो सजा देने वाला सुपर ह्यूमन है। फिर से मोहन बताने लगता है ध्यान से इसे देखो, ये उन प्यूनिटिव फोर्स मेंबर के लिस्ट है जो हमसे पहले चले गए हैं। सुपर ह्यूमन सैंड पैरल से शुरू करके नीचे के सभी लोग तक। मुझे नहीं पता कि उनकी एबिलिटी क्या है लेकिन मैंने कम से कम उनके नाम और वो कहाँ से हैं ये लिखा है। बिस्किट उस लिस्ट को देखते हुए कहता मुझे उनके नाम याद करने होंगे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा है, मैंने उन्हें गलत नाम से पुकारा तो ये रूड होगा। कैसा नोवे कहता मैंने इन्हें याद करने की कोशिश छोड़ दिया युवा, तुम कह रहे हो कि हम इन सभी लोगों से मिलेंगे एक बार जब हम उस ऑफिस में एंटर कर लेंगे। मरने इनके साइड वॉर के बीच में या सबसे बुरा हालात में। मोहन कहता उसका धर अलग हो चुका था, वो पहले ही मर चुके थे, तुम किसी न किसी रूप में उनसे जरूर मिलोगे। फिलहाल पहले से ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उस जगह की हालात अभी कैसी है। वहाँ पहुंचकर हालात के बारे में जानना और मिशन को अंजाम देना पूरी तरह से तुम पे निर्भर होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने कहता समझ गया। कहता पहले से निकलने की तैयारी शुरू कर दे। बताता तो फिर वो कौन है। मुझे नहीं लगता कि मेरी यादों में इतना अजीब दिखने वाला कोई शख्स था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन क्या उस आदमी ने सच में यहाँ का सब कुछ मिटा दिया। अभी हम वहाँ पे एक इनह्यूमन के पैर को देखते जिससे फिर मीनू का ध्यान भी उस पे जाता है और वो ध्यान लगाते हुए बेस्लो तरफ जाता है जिससे फिर मीनू कहता एक और इनह्यूमन। हम लगता है वो इनह्यूमन डायरेक्ट बेस्लो को खाने की कोशिश करता है और वो बेस्लो को निगलने
बोलने लगता है और हंसने लगता है और कहता है किस तरह अब तक। तभी ऊपर को उठने लगता है जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। हम देखते हैं वेस्ली उसे अपने हाथों से उठा रहा होता है, फिर पूरी जान लगाते उसे जमीन पर पटक देता है जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉकवेव निकलते हैं। इस शॉकवेव से फिरमिनो भी काफी हैरान रह जाता है और उसे ही देख रहा होता है। इसे वहाँ का धूल हटता है, वेस्ली के हाथ को देखते हैं जिसमें से ब्लड टपक रहे होते हैं और वो इनह्यूमन जान से मारा जाता है। ये सब देख के फिरमिनो को बोलती बंद हो जाता है। कहता ये तो लगातार चलने वाला खून खराबा है। वो आंख जिन्होंने अपनी फोकस खो दी है। किरिलो कहता है और हैरानिस कहता क्यों, उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। हम वहाँ पे जबरदस्त अटैक को देखते हैं। देखते वेस्लो किसी पागल तरह आगे को बढ़ता है। फिरमिनो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी वेस्लो आके उसे जबरदस्त पंच देता है जिससे फिरमिनो दूर की ओर जाके गिरता है। रेगी पंच में उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वेस्लो उस पर दोबारा जंप कर देता है और फिरमिनो उसे देखते ही रह जाता है और वेस्लो नीचे की ओर आने लगता है। उसका अटैक से हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त शॉकवेव निकलते हैं और जमीन के भी टुकड़े हो जाते हैं। जैसे वहाँ का धूल हटता है हम देखते हैं फिरमिनो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और बताता है ये शख्स किसी रीजन से वो अपना मुझे अलायंस नहीं समझता। जिस हाथों से मैंने उसके पंच को रोका वो लगभग टूट गए थे। मुझे उसके हमले से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। अभी वेस्लो फिरमिनो के आगे पहुंच जाता है। इसे फिरमिनो बस उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वेस्लो दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। हम लोग तो उसका हर अटैक जानलेवा ही होता है। वेस्लो को भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि फिरमिनो उसके पंच को रोक लेता है और फिरमिनो उसे ही देख रहा था। फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मर्लिन कहती है ये शांत है, क्या वो सब चले गए? मोहन कहता हाँ वो उल्गेन को ढूंढने गए थे, अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो निश्चित रूप से तुरंत आ जाएगा क्योंकि इस समय हर एक शख्स को इकट्ठा करने की जरूरत है। मर्लिन कहते वैसे फिरमिनो के बारे में जिस शख्स को इसे करने की इच्छा ही नहीं उसे जबरदस्ती साथ ले जाने का क्या फायदा? मोहन कहते जैसा कि तुम जानते हो जाहिर है जैसे ही हमारा ध्यान भटकेगा वो वही करेगा जो हमेशा करता है और भाग जाएगा। मर्लिन कहती मैं कह रही हूँ क्या हमें सच में अपने साथ इतने बड़े बोझ ढोते हुए 30 लोगों को आसपास घूमने की जरूरत है? और ये नन्हा समझदार जो शायद इससे पहले ही जानता है उसे बलपूर्वक हिलाने का भी एक सीमा होती है। मोहन को फिर से फिरमिनो का बात आता कि मैं लड़ते हुए मरना नहीं चाहता। मैंने कहा कि मैं कुत्ते की तरह मरना नहीं चाहता। और मर्लिन से कहती क्योंकि वो एक बेकार बोझ है। मेरा मतलब है वो लापरवाह और कमजोर विल पावर वाला हो सकता है और पहली नजर में वो किसी मन बुद्धि आवारा की तरह लग सकता है, लेकिन जैसा तुम जानते हो अगर तुम कैसानोवा वाले पहलू को छोड़ दो तो फिरमिनो मसलाहत में एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बेशक मुझे अभी वो कमीना पसंद नहीं है जिस तरह वो हमेशा कायरो की तरह बात करता है। उसका दिमाग सिर्फ अपने बारे में सोचने में लगा रहता है। उसका बदसूरत चेहरा भी जो हमेशा ऐसी टट्टू की तरह दिखता है जिसकी गंदगी खाई हो पूरा का पूरा। वो एक लाचार और पूरी तरह से निराशाजनक शख्स है। ये सब फिरमिनो भी सुन रहा था। मोहन कहता लेकिन अगर वो बस चिंगम चुबाता रहा और सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता रहा था वो एक बोझी साबित होगा। इसे मर्लिन को भी कुछ समझ में नहीं आता। और मोहन कहती मैं फिरमिनो को जानती हूँ, वो शख्स सिर्फ कचरा नहीं है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि उसके दिल में सच में एक बहुत बड़ा मजबूत बदलाव आएगा। फिर कहता क्या मुझे वो लिप लॉक मिल सकता है? तो वो कहता हाँ। कहता आपकी ग्रैंड डॉटर तो बहुत ही एक्साइटेड है। और बच्ची कहती 2 लिप लॉक ये लीजिए। दुकानदार कहता आप फिर से कह सकते हो एक मशहूर और छोटी शरारती बच्ची है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता गुड बाय। हम वहाँ पे फिरमिनो को देखते हैं। कहता है स्कर्ट। बच्ची कहती मिस्टर यहाँ है। फिरमिनो कहता मुझे एक बॉक्स दो नींबू के स्वाद वाले। वो बच्ची कहती हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ छुपाए हैं, मैंने बहुत ही कुछ छुपाया है। फिरमिनो कहता है मैंने तो बस एक ही बॉक्स मांगा था। वो बच्ची हंसते हुए कहती ये सब आपका है मिस्टर। हम देखते पूरा शहर में जबरदस्त धमाके होने लगते हैं, बड़े बड़े चट्टान ऊपर की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पे फिरमिनो भी होता है, कोई कहता है मेरी मदद करो। इसे फिरमिनो काफी स्पीड से आगे को बढ़ने लगता है और वो एक जगह जाकर रुकता है। उसका ध्यान अपने सामने को जाता है तो छोटी सी बच्ची याद आने लगता है जो कहती है मिस्टर। तो बच्ची उसके नीचे दब के साइड मारी जाती है। हम उसके सिर्फ जूते को ही देखते हैं। फिरमिनो को उस बच्ची का हंसता हुआ चेहरा याद आने लगता है। फिर हम देखते हैं फिरमिनो अपने हाथ के च्युइंगम के बॉक्स को देख रहा होता है, उदास नजर आ रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, वेस्लो को पंच को रोकने लगता है लेकिन वेस्लो जबरदस्त पंच उसे मारता है जिससे फिरमिनो की कराने की आवाज आती है। पूरी जान लगाता है अभी भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के आपस के टकराने से वहाँ से जबरदस्त शॉकवेव निकल रहे होते हैं। फिरमिनो किसी तरह से उसके अटैक को रोक लेता है लेकिन फिर हम देखते वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को जबरदस्त पंच देते हैं और एक दूसरे के पंच से दोनों ही दूर के जाके गिरते हैं। लेकिन हम देखते हैं फिरमिनो का हेड हवा में लटक रहा होता है और वो दोनों जिस जगह पे गिरते हैं वहाँ पे भी जबरदस्त धमाके होते हैं। फिर हम धूल को देखते हैं, जैसे धूल हटता है हम फिरमिनो को चुंगम को देखते हैं जो फट जाता है और कहता है बड़े शख्स मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मन में कहते क्या ये ब्रेन वॉशिंग की वजह से है? तुम्हारे हालात को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इसे बहुत ही पहले ही खो दिया है। सॉरी लेकिन अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। उस दरिंदे को ढूंढो जिसने फ्लोरेंस को घुटने पे ला दिया। अगर तुम मेरे रास्ते में आते रहोगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। कहता आज यहीं पर हो सकता है कि मैं जिंदा वापस ना आ पाऊँ, या तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा या मैं खुद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं हम अभी भी धूल होता है, फिरमिनो उसे ही देख रहा होता है। फिर हम 85 को देखते हैं जो वेस्लो का या तो वेट लॉस्ट हुआ होता है या उसका वजन होता है। वो फिरमिनो को ही
घूर कर देख रहा होता है। धूल से वेस्लो फिरमिनो को ही घूर के देख रहा होता है। फिरमिनो कहता है ये आ रहा है, लेकिन क्या ये वही है जो पहले था? पहले से कुछ तो अलग है। वेस्लो भी आगे और बढ़ता कहता ठीक है सीवर के घोस्ट, क्या ये तुम्हारी आखिरी चाल है? ये पहली बार है जब मैंने ऐसा काम किया जिसकी माफी नहीं हो सकती, और सच में किसी जिंदा शख्स की तस्वीर ले ली है। मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। मैं तुम्हें तब तक कुछ लूंगा जब तक तुम जमीन में ना मिल जाओ। फिरमिनो को भी कुछ समझ में नहीं आता और कहता क्या मैं तो अभी भी एक जिंदा ही शख्स हूँ। लेकिन तब तक वेस्लो अपनी जगह से गायब होते उसके पास पहुँच जाता है। फिरमिनो उसके अटैक से बचते उस पर जबरदस्त पंच कर देता है। उसके पंच का निशान वेस्लो के फेस पे साफ साफ देख सकते हो। दोबारा पंच मारने के लिए तैयार रहता है तो पूरी जान लगा देता है, जिससे जमीन के भी टुकड़े होने लगते हैं। और वो फिर से वेस्लो को जबरदस्त पंच कर देता है। इससे वेस्लो चिढ़ जाता है, लेकिन वो पीछे को उसे ढकेल देता है। रहते किसी चीज को तोड़ते हुए दूर की ओर जाता है और बताता है ऑपर्स में आने से पहले हम कैसानोवा को देखते हैं जो कहता है मुझे फॉक्स से नफरत है। ये तुर्की का सीन होता है। बिस्किट कहता है यहाँ का मौसम कैसा है? कैसानोवा कहता है बिस्टी हल्के कदम चलो, डेक कमजोर है। बेस्टी कहता है हल्के से। कैसानोवा कहता RIP तुम अपने पीछे सब कुछ तोड़ते जा रहे हो। सच में सीधा सवाल मत पूछो, तो क्या ये सच में ट्रोल है? फिर वो दोनों नाव पर बैठ जाते हैं और बेस्टी कहता है कूदना बंद करो, ये टूट जाएगा। वो कर्ची उछलाते हुए कहता है ये तो बहुत ही डरावना है, हमें सच में एक छोटी सी नाव पे बैठकर यहाँ से गुजरना पड़ेगा। नोवा कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्या तुम मेरे साथ तैर को वहाँ पे जाना चाहोगे? बिस्किट कहता है इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरा मतलब है क्या उल्गेन सच में इतनी दूर दराज जगह पर है? इसे कैसानोवा हंसते हुए कहता है हाँ, उसकी तरह एक उबाऊ बूढ़ा शख्स जो जैसा दिखता है वो अभी तक अकेला ही है। बिस्किट कहता फिर भी ये पहली बार नहीं है जब हम सभी लोग इस तरह इकट्ठा हुए हैं। कैसानोवा कहता शायद, और बिस्किट कहता है लेकिन कैसानोवा एक बात है जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ। कैसानोवा कहता बोलो। बिस्किट कहता फेर्मिनो के बारे में, हमारे साथ जुड़ने से इतना नफरत करता है ये तो साफ है, क्या वो सच में इतना जरूरी है कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना पड़े? कैसानोवा सोचते हुए कहता तुम हाँ ऐसा कह सकते हो, भले ही वो भाग जाए हम फिलहाल उसे अपने साथ घसीटते रहेंगे। बिस्किट कहता मैंने उस शख्स को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। मोहन ने कहा कि फेर्मिनो एक असली मॉन्स्टर है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है? कैसानोवा कहता वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो झगड़े से पड़ने से बचता है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम। इन ह्यूमन के खिलाफ उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस इतना कम है कि उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। बिस्किट हंसते हुए कहता है ये तो, और कैसानोवा कहता है इसी वजह से। ये सिर्फ मेरी राय है, लेकिन शायद हो सकता है कि उसे इस बात का एहसास भी ना हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बिस्किट हैरान कहता क्या, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे भी? कैसानोवा कहता तुम नहीं, फेर्मिनो इन ह्यूमन। जब हम उसके डैन में वॉर खेलने जा रहे हैं उनमें से एक स्पेशली रूप से खुरदरा और स्ट्रॉन्ग है। फेर्मिनो के सामने उनकी जमकर बेइज्जती होगी। हम भूल भुलैया का सीन देखते जहाँ पे वो दोनों आगे खोर बढ़ रहे होते हैं। अब बताता ना तो कोई असामान्य टेक्निक है और ना ही किसी तरह की जल्दबाजी, ये सिर्फ पावर का सीधा टक्कर है। इस मामले में साफ रूप से मुझे थोड़ा फायदा है तो क्या, मेरी सेंस सही है। हम जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना ही बड़ा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। फिर से हम जबरदस्त अटैक को देखते हैं। हम देखते हैं फेर्मिनो वेस्लो को ऊपर होता है, जिससे वेस्लो का ध्यान उस पे जाता है। फेर्मिनो आके वेस्लो के फेस पे जबरदस्त किक कर देता है, लेकिन जब फेर्मिनो उसे देखता है तो वेस्लो उसके पैरों को पकड़ लेता है, पूरी जान लगाते हुए उठाते हुए जमीन पे पटक देता है। कैसानोवा बताता मैं फेर्मिनो को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने पहले भी उसके साथ कोशिश की है। बिस्किट कहता क्या सच में? शायद कौन? कैसानोवा कहता चुप रहो, ये निजी मामला है उसकी और मेरी ऑनर को बचाने के लिए, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। फेर्मिनो वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बार जब वो तुम्हें चुन ले उस पॉइंट के आगे एक और भी ज्यादा भयानक नर्क की शुरुआत होती है। कहता अकेला बाहर। फेर्मिनो को जीटो को देखते जो नीचे आके गिरता है और वो जाके वेस्लो के सामने लैंड करता है और कहता क्या वो काफी है? वेस्लो को भी कुछ समझ में नहीं आता कि हम उसके ऊपर एक बड़े से शॉट को देखते हैं जिसके सेंटर में एक आइस लगा होता है, उसमें से थंडर निकल रहे होते हैं। शॉट उसे ही देख रहा था। वेस्लो भी कहता एक शॉट। कैसानोवा अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता क्रोनोक्लिशियम। जब तुम्हारे सिर के ऊपर एक गिलियडेड के शॉट दिखाई दे तो फेर्मिनो का एबिलिटी। बिस्किट कहता तो दिखने लगता है। कैसानोवा कहता क्रोनोक्लिशियम सिर्फ सीधे उसके सामने खड़े ओपोनेंट पर ही वो एक ऐसी पावर है जिसका यूज सिर्फ एक स्पेशल टारगेट पे किया जा सकता है। बिस्किट कहता सिर्फ एक ही शख्स आमने सामने की फाइट, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है, ये कारगर नहीं है अगर दुश्मन की संख्या ज्यादा हो। कैसानोवा कहता तब वो उस एबिलिटी का यूज नहीं कर पाएगा। क्रोनोक्लिशियम ये एक डेडली पावर है, ठीक इसी वजह से कि उस पर वो स्पेशल रेजिस्ट्रेशन लागू होता है। तो वो शॉट वेस्लो के ऊपर होता है। वेस्लो कहता है सीवर में रहने वाले एक भटकते हुए घोस्ट से तुम यही उम्मीद करोगे? अब ये कितना बड़ा बकवास है। तभी उसे झटका लगता है, फिर उसे उल्टा नजर दिखने लगता है। कैसानोवा बताता
था जिस शख्स को अलग किया गया उसके नजर से। आखिर में तुम दो ऐसे सौदा कर बैठोगे जो तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह होता है। बिस्किट कहता दो और कैसनोवा कहता है पहला कर्स ऑफ पिज्जा, जब तक ग्लिएटर का खंजर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता डायरेक्शन का सारा सेंस खो बैठता है। और दूसरा है टाइम स्क्यूपुलेशन, इसकी हैरानी के साथ टाइम स्क्यूपुलेशन कैसनोवा बताता अपना समय जानबूझकर टारगेट पे बर्बाद करके। ये एक ऐसा डील है जो दूसरे शख्स के समय को जबरदस्ती बढ़ा देता है और इससे दोनों के बीच स्पीड का बहुत ही बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। तभी फिरमिनो बेस्लो पे लगातार पंच बरसाने लगता है, जिसे बेस्लो कहता है मेरी बॉडी का रिएक्शन धीमा हो गया है। फिरमिनो को देखते हुए काफी शांत नजर आ रहा होता है।